लेक्चर 5 और बात हो रही है अभी भी रदरफोर्ड साहब की, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं और अभी भी कैलकुलेशन ही चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने देखा था रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। बहुत सारे डाटा चेंज करके क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 5 और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैं डिस्कस करने वाला हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इसमें डिस्कस क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कितने एंगल और जेड पे कैसे डिपेंड करता है उसको देखना है और ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या था, रदरफोर्ड साहब ने इसको कैसे कैलकुलेट किया और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें निकलती है उसको देखना है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक डालिए अपना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी मान लेता हूं मैं, कुछ डिस्टेंस डी, ठीक है। तो देखिए बात यहां पे है, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, जब आप गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये आपका गोल्ड फॉयल है ना, ये गोल्ड फॉयल है आपका। आप जब गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ये एटम होता है ना, ये एटम मान के चला था उन्होंने एटम, और बीच से एक अल्फा रे जा रहा था, ऐसे अल्फा रे गया, अल्फा रे गया, है ना, ये अल्फा रे गया, है ना, और ये अल्फा रे गया 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 और यहाँ से फिर लौट गया था, है ना, लौट गया था, ये अल्फा रे अपने पाथ पे रिट्रेस कर गया था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा सेंटर पे गया नहीं होगा, ये न्यूक्लियस है आपका, है ना, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये थोड़ा दूर पहले ही से, ये थोड़ा दूर पहले ही से लौट गया, है ना, थोड़ा दूर पहले ही से लौट गया। तो मान लो ऐसा कुछ मैं और क्लियर बना देता हूँ इसको, मान लो ये यहीं से लौट गया, ऐसे करके इतना दूर ना जाके यहीं से लौट गया, तो ये लौटने का पॉइंट इसका ये हो गया, है ना। ये मान लो अगर आपका न्यूक्लियस ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये थोड़ा दूर पहले ही लौट गया, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी। ये जो देख रहे हो इतना डिस्टेंस वो पहले ही लौट गया, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पे डी क्या हो गया आपका, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब न्यूक्लियस से कितना पहले, कितना डिस्टेंस पहले आपका अल्फा रे अपने पाथ पे रिट्रेस कर गया, दैट डी इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हमने देख लिया, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फा रे के पास चार्ज कितना है भाई, तो इसके पास चार्ज है +2e। याद कीजिए मैंने आपको सब डिस्कस करवा दिया है लेक्चर 3 में, ठीक है। अब चार्ज इसके पास +2e है, ठीक है ना, ये चार्ज यहाँ पे गया होगा, है ना, और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, तो आपको सब पता है न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है बाबू, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आपका वो होता है +z × e, +z होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज ही होता है। तो आपका चार्ज +2 है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है +z है, ठीक है ना, और ये इतना पहले ही लौट गया उससे, है ना। तो चलिए हम लोग अगर चार्ज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ तो फोर्स लगेगा ना इन दोनों चार्ज के बीच में, रिपल्सन तो लगेगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन लगेगा, तो वो फोर्स कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कैसे निकालते हो तुम लोग वो देखते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो आपके पास एक चार्ज यहाँ +2e है ना, या छोड़ो कोई चार्ज Q1 ले लेते हैं ना, अभी क्या करना है उतना, है ना, ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2, ठीक है ना।
और इसके बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये r डिस्टेंस, ठीक है, r डिस्टेंस है। तो कूलम्ब साहब ने बोला था कि फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, है ना। कूलम्ब लॉ क्या कहता है, वो बोले थे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट चार्जेस। ये चार्ज है और ये चार्ज है, उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बोला था उन्होंने, है ना, ये बोला था उन्होंने, है ना। चलिए उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं हम लोग ढंग से, फिर इसको बनाएंगे, इस पिक्चर को फिर बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, उन्होंने दो बातें बोली और इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो दोनों को जब एक साथ करोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बाबू, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आ गया आपका फोर्स, है ना। और इसको अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो K इंटू Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई r²। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत लोग पढ़े हुए हो 9th क्लास में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत जब टीचर पढ़ाते हैं ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के साथ साथ इसको भी पढ़ा देते हैं, चार्ज का भी, ठीक है। ये K क्या है, तो एक्चुअल में ये कांस्टेंट है। K का वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होता है आपका, ये K का वैल्यू होता है, ठीक। तो चलिए, ये तो आपने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर देख लिया, लेकिन एक्चुअल में ये K का वैल्यू कितना है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस एक्चुअल में अगर K का वैल्यू आपको देखना है तो क्या कीजिएगा आप, ये K जो आप देख रहे हो, ये K कुछ और नहीं है, ये K जो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² होता है। इसको कंपेयर करो तो ये K जो है ये इसके बराबर होता है, मतलब K इज इक्वल टू हो गया आपका 1/4πε0, है ना, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ε0 क्या है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू, और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिएगा तो ε0 उधर गया, तो खुद से निकाल लीजिए न्यूटन कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू आ गया इसका 8.85 × 10⁻12, इसका वैल्यू होता है ε0 का। ये याद रखना है आपको। जैसे इस पे पुट करोगे तो तुम्हारा K का वैल्यू भी निकल जाएगा और वो इतने के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फोर्स हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा फोर्स हो गया। चलो अभी फिजिक्स वाले सर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे, हम यूज लेंगे थोड़ा सा, केमिस्ट्री में इसको यूज लेंगे। सर आपको अभी वेक्टर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे सर। अभी देख हम थोड़ा सा उसका यूज लेते हैं, बस हेल्प लेते हैं थोड़ा सा, और वो हेल्प कैसे लेते हैं वो देखिए। तो आपने वहां देखा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 का वैल्यू निकाल लिया, तो आपको ये पता चल गया कि सर फोर्स इज इक्वल टू, अब K नहीं लिखेंगे, बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, K नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 4πε0 ε0 बोलते हैं इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये लिखेंगे। ये तो फोर्स हो गया। चलो आगे याद रखिएगा, यहाँ F फॉर फोर्स है, F फॉर क्या है यहाँ पे फोर्स है, F फॉर फोर्स है, R डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, U लिखते हैं यहाँ पे, U, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, U होता है पोटेंशियल एनर्जी। और ये F जो होता है फोर्स जो होता है -du/dr होता है, -du/dr, है ना, नेगेटिव ऑफ द स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम यहां से अगर U निकालना चाहे तो हम क्या करो, माइनस को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू du/dr। तो यहां से du/dr अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -f, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से du क्या हो जाएगा आपका -f इंटू dr, इंटीग्रेट करोगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू dr, है ना, ऐसा हो जाएगा ना।
और dr कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F इंटू आर हो जाएगा। मैं अगर 0 to r की बात करूँ तो, और ये 0 to u की बात करूँ तो, है ना। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला मेरा निकल के आ गया। वो क्या आ गया भाई कि पोटेंशियल एनर्जी अगर जो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा F इंटू आर माइनस F इंटू आर होगा। तो यहाँ मॉड ले लेता हूँ मैं, तो F इंटू आर होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी F इंटू आर होगा। फोर्स में रेडियस से अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए, जिनको ये समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, फिजिक्स वाले सर अगर समझाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ये रिजल्ट याद रखो। तो चलो हम क्या करते हैं, मेरे पास फोर्स है और हमको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है भाई। तो हम क्या करेंगे, फटाफट रखिए तो रेडियस को। तो आपके पास फोर्स तो है ही, आपके पास फोर्स है। अब जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा, फोर्स कितना था आपका 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इनटू आर कर दो। तो ये आर स्क्वायर को काट देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना आ गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये आ गया। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ना। तो मेरा रिजल्ट कुछ ये होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो भाई रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोग का रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट ये आया कि अगर दो कोई चार्ज है Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है ना, Q2, और उसके बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। तो फोर्स कैसे लिखेंगे, तो फोर्स आपका जो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, इफ अगर आपका फोर्स प्लस पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अगर ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, रिपल्सन हो रहा है। एंड इफ अगर फोर्स आपका निगेटिव आ गया, मान लो ये माइनस रहता ये प्लस रहता, तो माइनस प्लस क्या होता, पूरा जब माइनस होता ना। तो अगर निगेटिव आ गया तो ये अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है ये, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, निगेटिव आने का मतलब अट्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दूसरा चीज आपने देखा यहाँ से, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई 1/4πε0 Q1 Q2 तो रहेगी, और यहाँ पे आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं अट्रैक्शन और रिपल्सन की क्या बात कर रहा था भाई, उसको देखिए थोड़ा सा, है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कोई, यहाँ पे 2 कूलम है भाई और यहाँ पे 3 कूलम है ना, ये चार्जेस रखे हुए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है ना। तो आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालोगे K 1/4πε0, है ना, इंटू चार्ज 2 कूलम प्लस 2 और इंटू 3 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। ऐसा करोगे तो फोर्स क्या आएगा, इसका वैल्यू टोटल का कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है ना, ये K है ना, और इंटू 3 दूनी 6, तो प्लस ही आएगा, प्लस 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 ही होता है, और ये 9, ये 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, है ना, और ये फिर 3 से कट गया। तो फोर्स आपका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 × 10⁻9 न्यूटन। और यहाँ पे प्लस में आया तो ये रिपल्सन हुआ, ये क्या हुआ, ये प्लस में आया क्योंकि यहाँ छिपा हुआ प्लस है, तो वो क्या है, रिपल्सन फोर्स है। यहाँ क्या है, इसका मतलब रिपल्सन फोर्स होता है। लेकिन यही क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता, रिजल्ट देख लीजिए, प्लस तो रिपल्सन, निगेटिव तो अट्रैक्शन, रिजल्ट हमेशा बनाना है आपको, ठीक है। चलिए, अगर यही आपका कुछ ऐसा रहता तो क्या करते तुम, ठीक है ना, यही कुछ ऐसा रहता तुम्हारा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, मैं यहाँ 2 कूलम कर देता हूँ बाबू, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस मैं 3 ही मीटर छोड़ देता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं -3 कूलम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब फोर्स निकालोगे तुम, तो अभी बोलोगे सर होगा तो वही 4πε0 इंटू Q1 कितना है 2 कूलम -3 कूलम डिवाइडेड बाई कितना 3 का स्क्वायर। तो F कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 9 × इसका पूरा का वैल्यू 9 × 10⁻9, 3 दूनी 6 लेकिन माइनस में ना, तो -6 डिवाइडेड बाई 9। देखो ये 9 से 9 डायरेक्ट काट दो, तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा -6 × 10⁻9 न्यूटन आएगा ना। तो देखो यहाँ पे मेरा प्लस आ रहा था और ये माइनस आ रहा था, तो ऐसा नहीं कि फोर्स निगेटिव हो गया सर। निगेटिव का मतलब ये हुआ फोर्स अभी भी उतना ही है, निगेटिव लगने का मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएं तो अच्छा, और नहीं तो
वो पढ़ाएंगे, आपका वेक्टर के बाद वो शुरू होगा, अभी सर पढ़ा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आगे, और आगे क्या है उसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गया। दो चार्जेस अगर स्टैटिक खड़े हैं, दो चार्जेस ऐसे खड़े हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये आपने निकालना सीख लिया। तो चलो मेरा कंडीशन भी तो कुछ यही है ना। मेरा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो थोड़ा सा। यहाँ से गया, मान लो ये अल्फा पार्टिकल गया आपका, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया आपका, ठीक है ना, और ये अल्फा पार्टिकल गया और कुछ देर पहले ही लौट गया था, ही ना हुआ था, और इसको मैंने पॉइंट बी माना था, है ना, और ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस, ये पॉइंट ए माना था मैंने, है ना। इस पे कितना चार्ज था बाबू, तो इस पे चार्ज था +2e, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, +2e, है ना, और यहाँ पे चार्ज है +ZE, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को d, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच बोलते थे, ठीक है। अब देखो जब पार्टिकल आ रहा था चल रहा था तो मोशन में था, लेकिन जब यहाँ आया तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब बाबू जो पढ़े थे एट पॉइंट बी पे देखो, हम लोग पढ़े थे कि सर अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। ये 9th में पढ़ा हुआ था आपका, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हुआ तभी तो मुड़ा ना, कभी जाके ऐसे बॉल टर्न हुआ तो किसी न किसी पॉइंट पे तो 0 हुआ, जहां मुड़ा वहां पे 0 हुआ होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हुआ होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ तो आया होगा, तो क्या आ गया होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ होगा, तो यहाँ पे चार्ज स्टैटिक हो गया होगा, चार्ज रुक गया होगा थोड़ी देर के लिए। चार्ज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया होगा, यही ना हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो बराबर हो गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई अब बताओ कि अगर ये 2e है और ये ZE है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिखता हूँ, U लिखता हूँ, आमतौर पे U लिखते हैं। चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ पे चार्ज है +2e, है ना, और यहाँ पे चार्ज है +ZE, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, d है ना, d डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 1/4πε0 इंटू ये क्या हो जाएगा 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई d, ये ना होगा, वहाँ r था यहाँ d है तो d लिखेंगे, है ना, और प्लस प्लस। चलिए तो u क्या हो जाएगा आपका बाबू 1/4πε0, इसको मल्टीप्लाई में करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2z और ये e² डिवाइडेड बाई d, है ना। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को बराबर बोलता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपका हमेशा ½ mv² होता है ना, ½ mv²। तो चलिए इसको लगाते हैं इस पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हम लोगों ने अभी देखा क्यों हुआ, एट पॉइंट बी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv² इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बाबू 1/4πε0 इंटू 2ZE² डिवाइडेड बाई d, यही ना। चलिए अब d को इधर ले आओ, तो d को उधर लाओगे तो ½ mv² उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2ZE² डिवाइडेड बाई ½ mv²। चलिए ये डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच आ गया आपका, है ना, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच आ गया आपका। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच आ गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी आपका। अब देखिए क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे, है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो देखिए, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे क्वेश्चन किया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट strikes with the
न्यूक्लियस ऑफ, ये न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी मान के चलिए 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसे, कुछ वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, तो आपको दिया क्या क्या है, तो इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे दिया है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है ना। अब मास कहाँ से लगेगा, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको मालूम है बाबू, क्या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो मैंने बताया था वो कितना होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका 2He4 होता है ना, ये ना होता है प्लस प्लस, तो मैंने बोला था इसका मास 4 होता है, तो 4U होता है, ठीक है ना। अब हमको ग्राम में चाहिए तो U को लिख दिए 1.67 10⁻⁻19 सॉरी 27 kg, ये भी लिख सकते हो आप, ये तो मास हो गया आपका। अब क्या करना है, वेलोसिटी आ गया, अब Z का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन की बात कर रही है तो Z का वैल्यू कितना 1 है ना, Z का वैल्यू भी दिया, तो पुट कीजिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 है ना, और 2 × Z का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास कितना आ गया 4 × 1.67 × 10⁻27 इंटू और V स्क्वायर, तो V का है यहाँ पे ये, तो V स्क्वायर 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच बन गया। तो मैं यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा तो फिर बताऊँगा, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वेलोसिटी वाला, ठीक है ना। तो ये तो एक फॉर्मेट हुआ है ना। अब काइनेटिक एनर्जी तो अलग अलग तरह से निकाला जा सकता है ना, काइनेटिक एनर्जी एक तो थोड़ी ना वेलोसिटी से सिर्फ निकाला जा सकता है। अब देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी को किस किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाल सकते हो तुम लोग, और अलग अलग तरीके से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। पहला तो फॉर्मेट तुम लोग देखा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, और तुमने उस पर कैलकुलेट कर लिया है ना। दूसरा फॉर्मेट देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो होता है वो E × V0 भी होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। अब तुम वोल्टेज बोल रहे हो, बहुत लोग इसको बोलेगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है, बात एक ही है ना। तो लेट हम लोग चार्ज मान लेते हैं। अब मेरे केस में तो चार्ज क्या है, मेरे केस में तो चार्ज E है, तो E है ना, मेरे केस में तो चार्ज E है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या वोल्टेज कितना है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V0 मान लेते हैं, सॉरी चार्ज E नहीं, यहाँ पे 2E कर लीजिए, क्योंकि आप अल्फा पार्टिकल की बात करो ना, आप अल्फा पार्टिकल की बात करो जिसका चार्ज कितना है +2E। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सर 2E × V0, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2E V0। तो एक तो फॉर्मूला मैंने देख लिया था हाफ mv² का, दूसरा काइनेटिक एनर्जी 2E V0 भी तो रख सकता हूँ ना मैं, ऐसा थोड़ी ना कसम खा के बैठे हुए कि नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो D का वैल्यू रखिए पहले वहाँ पे। तो D का फॉर्मूला अभी ये था कि D = जो था 1/4πε0 इंटू 2ZE² इन द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। अल्फा पार्टिकल के लिए 2 यूज किया था, अलग अलग चार्ज रहेगा तो अलग अलग वैल्यू रहेगा, डिराइव आपको करना पड़ेगा। D = 1/4πε0 2ZE² डिवाइडेड बाई, आप यहाँ से डिवाइड कर दो भाई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ था तो 2E V0 है ना, 2 से 2 कैंसिल, E से ये कैंसिल, तो आपका D = क्या आ जाएगा 1/4πε0 है ना, इंटू Z इंटू E डिवाइडेड बाई V0। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं, तो और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। D = ये देखो, इसका वैल्यू मेरे को पता है, E का वैल्यू पता है, नहीं पता कौन है Z, और V0 का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको एक साथ रख देते हैं। तो E/4πε0 को एक साथ रख दिए, तो इधर क्या बच गया Z/V0 बच गया। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो D का वैल्यू आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 14.4 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, 14.4 एंगस्ट्रॉन Z/V0 है ना, वो ध्यान रखिएगा। बहुत बार ग्राफ पूछ देता है, बहुत बार ग्राफ ऐसे पूछ देता है, एक मिनट।
बहुत बार ऐसे करके ग्राफ पूछ देगा कि इसका और ग्राफ क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0 है, इन्वर्स रिलेशन है ना, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आए, ठीक है ना, तो एक तो याद कर सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ आए, ये y पे और ये x पे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ आए तो ग्राफ भी पूछ सकता है। एंगस्ट्रम का वैल्यू आपको पता है, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ये याद रखिएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया दूसरे तरीके से, है ना। चलिए ये तो दूसरा देख लिया हम लोग काइनेटिक एनर्जी का। तीसरा भी बहुत सारा हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है। तीसरा देखिए क्या क्या मैं निकालता हूँ। तीसरा देखिए आगे जब पढ़िएगा आप, अभी तो डायरेक्ट याद रखिए, आगे जब पढ़िएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू h/p इन द केस ऑफ मैटर वेव्स, है ना। ये डिब्रोगली वेवलेंथ क्या है? इसको डिब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते लेकिन द ब्रूई वेवलेंथ है ना, लेकिन बोलते हैं हम लोग इंडियन है डिब्रोगली वेवलेंथ। h ये इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और ये जो p है, स्मॉल p, इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। या आप लोग इसको मोमेंटम पढ़े होंगे 9th क्लास में, मोमेंटम। तो चलिए लैम्डा क्या है, p क्या है? p क्या है आपका? तो मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को ही मोमेंटम बोलते हैं। ये मास इंटू वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और h जो है आपका, h का वैल्यू फिक्स होता है, वो होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये कांस्टेंट है। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने देख लिया कि h/p कर लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखिए आपका p = mv है, लीनियर मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी है। तो मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो p² = क्या हो जाएगा? m² v² हो जाएगा, होगा ना। चलिए एक m को इधर ले आता हूं, तो p²/m = क्या हो जाएगा? mv²। अपने मन से यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई और यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? भाई इधर हाफ मल्टीप्लाई किए, उधर भी हाफ मल्टीप्लाई किए, दोनों पलरा भारी है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा? p²/2m और ये हाफ mv², है ना। अब देखो, अच्छा ये तो हाफ mv² आ गया सर। हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी = p²/2m भी हो सकता है। चलिए ये एक फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, तो इसको अभी याद रखिए। मतलब अब डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच ऐसे लिखते थे 1/4πε0 2ze² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी का ये लिख सकते हैं p² × 2m, ऐसा लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच क्या आ जाएगा आपका? 1/4πε0 इंटू 2 जा 4 mze² डिवाइडेड बाय t²। तो ये भी एक फॉर्मूला आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम के टर्म में आ गया। अब देखिए इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि लैम्डा = h/p होता है ना। लैम्डा = क्या होता है? h/p होता है। आपने देखा कि सर लैम्डा = h/p लिखे, चलो मैं λ² अगर कर दूँ तो h²/p² लिख सकता हूँ? अरे लिख सकता हूँ ना। तो बताओ यहाँ से अगर मैं p² निकालूँ तो h²/λ² लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं p²/2m अगर करूँ तो यहाँ भी h² 2m λ² कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर 2m डिवाइड किया तो इधर भी 2m डिवाइड कर दिया, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। और काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो गया, 2m λ² के बराबर भी हो गया। तो चलिए एक डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच और आ गया आपके पास, वो क्या है भाई? तो ये वो ऐसा कुछ आया, देखिए वो ऐसा कुछ आया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच बेसिकली होता क्या है? 4πε0 इंटू 2ze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह ये भी तो लिख सकते हैं 2ze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? h² डिवाइडेड बाय 2m λ²। इसको और एक्यूरेट करोगे तो 1/4πε0 इंटू 2ze² 2m λ² डिवाइडेड बाय h²। और एक्यूरेट करोगे तो क्या होगा? 1/4πε0
इंटू 2 2 जा 4mze² लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। चलिए भाई, ये भी एक फॉर्मूला आ गया है ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का बहुत सारा फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन आपसे जैसे पूछेगा, मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं एडवांस का या नीट में जो पूछा जाता है, नीट में तो नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी आ सकता है, कोई जेईई मेंस में अगर आया होगा तो पूछ सकता है उसमें, ठीक है। तो मैं देखूंगा इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, डेराइव करना है फॉर्मूला को, चीज़ों को समझना है पहले। अब क्वेश्चन में कैसे कर सकता है, होगा क्या, अरे होगा तो यही ना कि लैम्डा दे देगा, जेड दे देगा, मास आपके पास है ही, डी पूछेगा आपसे, क्योंकि मास तो आपके पास हमेशा है। अगर अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है तो आपके पास हमेशा मास है ना, हमेशा मास। क्या आपको पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है तो आपके पास मास हमेशा है, और मास कितने के बराबर है, 4u, और u का वैल्यू 1.67 10⁻27 kg होता है। तो ये आपके पास हमेशा है। चार्ज की बात करोगे तो वो हमेशा आपके पास है, डेट इज 2e, और e का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें तो आपके पास हमेशा है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, तो अब रिजल्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं, पूरा रिजल्ट एक साथ देखते हैं, रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। रिजल्ट, पहला रिजल्ट तो आपने देखा बेसिक सा एकदम कि D = सर ने निकाला 1/4πε0 2ze² डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। और सर ने किया क्या है भाई, तो मैंने सिर्फ यही किया, काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला डालते गया है इसमें, है ना। तो 1/4πε0, कभी मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या डाल दिया, हाफ mv² डाल दिया, है ना। वेलोसिटी दे देगा तब आपको D निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे दिया तब D निकालना है। 1/4πε0 2ze² डिवाइडेड बाई हाफ mv² मैंने तो किया ही किया, है ना। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E × v0 कर दिया, है ना। वोल्टेज दे दिया तो निकालना है, और इसको मैंने और एक्यूरेट किया था 14.4 एंगस्ट्रॉन × Z/v0। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, तो इसलिए स्टार लगा के रखना है, इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। डेराइव करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, डेराइव कैसे करते हो, फॉर्मूला आता कहाँ से, रटिए मत, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्या है, तो आपने देखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी के जगह पे और कुछ लिखा जा सकता है, वो क्या है, तो आपने लिखा 1/4πε0 2ze² डिवाइडेड बाई, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ p²/2m। p क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, और अगर अल्फा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम दे दिया तो आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच क्या हो। पांचवा क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 2ze² डिवाइडेड बाई h² डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे देगा और तब पूछेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो ये 5 फॉर्मूला है ना, ये 5 फॉर्मूला है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रह सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हर फॉर्मूला से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा अगर, तो आप ध्यान से देखिएगा अगर, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p², है ना। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p²। यहाँ से देखिएगा तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा तो ऊपर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, है ना। ये सब याद रखने का चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v0, है ना। और यहाँ पे देखिएगा तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v², है ना। यहाँ से देखिएगा तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/काइनेटिक एनर्जी। सबका ग्राफ देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का काइनेटिक एनर्जी से कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का वेलोसिटी से कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का वोल्टेज से कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का मोमेंटम से कैसा ग्राफ होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का वेवलेंथ से कैसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। उसको देखते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो चलिए कैसा ग्राफ दे देगा आपको पता है ना, अभी मैंने बताया आपको इस तरह का y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और इसी पे तो बैठ रहा है ना, ये इसी पे तो बैठ,
y के जगह पे d और x की जगह पे काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बैठा देते हैं, y की जगह पे d इधर और काइनेटिक एनर्जी इधर। एक ऐसा ग्राफ देगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ देगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं। अगला आपने बोला सर वेलोसिटी के साथ करके दिखाओ, वेलोसिटी के साथ करके दिखाओ। चलो तो देखिए दूसरा, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v² था वेलोसिटी के साथ। चलिए ये कुछ इस तरह फॉर्मूला पे, अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखता हूँ, ये अगर y है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये x है तो 1/x², ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ। चलिए इसको खुद से करते हैं, पहले समझते हैं, खुद से रख के समझते हैं। ये d और इधर मैं रख देता हूँ क्या, आपका वेलोसिटी। अगर मान लो कि सर अगर मैं यहाँ पे d रख दूँ और यहाँ पे 1/v² रख दूँ तो कैसा ग्राफ आएगा। तो सिंस यहाँ पे 1/v² रखा है तो आपने इसको y माना है और इसको पूरे को x मान लिया ना, x को पूरा 1/v² मान लिया, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नहीं भाई, मैंने v माना है। क्या माना है, v। तो जब आपने v माना है तो अलग चीज हो गया, तब v माना है तब तो अलग चीज हो गया। चलिए देखिए क्या करेंगे, तब करेंगे क्या, v का वैल्यू 1 रखेंगे। तो v का वैल्यू जब 1 रखोगे तो d भी 1 होगा। चलो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर v का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि v का वैल्यू 2 रखते हैं, तो v का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो d का वैल्यू क्या होगा, और कम होगा, है ना। मतलब 1 का वैल्यू, जब v का वैल्यू 1 रखोगे तो ये भी 1, ये 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। तो मैंने इसका वैल्यू 1 रखा तो d कितना हो गया, 1। चलो भाई 1 पे 1 है, ठीक है। जब मैंने इसका वैल्यू 2 रखा तो d और कम हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 और कम हो गया, 2 पे ये कम हो गया, है ना। फिर देखो जब 3 रखेंगे तो और कम हो जाएगा, धीरे धीरे और कम होते जा रहा है ना, बहुत कम होते जा रहा है, ऐसा कुछ। और जब 0 रहेगा, जब 0 रखोगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ ऐसा आने वाला है, ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। तो आपको ग्राफ खुद से बनाना है, ठीक है ना, खुद से बनाना है कैसे वो ग्राफ बन सकता है। ठीक इसी तरह से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p² है तो ऐसा p का ग्राफ बना सकते हो, है ना। तो आपको खुद बनाना पड़ेगा वो। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा, क्योंकि p तो वहीं पे चला गया तो और मेरे पास क्या बच गया है, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल λ², ये बच गया है। चलो इसको ही बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं x λ को मानता हूं तो x² और ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x²। अगर ये d रहता, यहाँ पे λ² रहता, तब तो स्ट्रेट लाइन, λ² आपने x मान लिया तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे d रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लैम्डा रखा है, तो अभी ये इस फॉर्मेट पे आ गया ना, y डायरेक्टली x²। तो चलिए उस पर क्या करोगे, 0 तो ये 0, मतलब 0 तो 0 यहाँ पे, है ना। 1 खुद से बनाओ ग्राफ, 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 4, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है ना। अब देखो d का वैल्यू, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा। तो भाई 1 पे 1 है, चलो ठीक है। फिर बोला कि 2 रखा तो d का वैल्यू 4 हो गया, 2 पे d का वैल्यू 4 हो गया। अच्छा 3 पे वैसा ही 9 हो जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कुछ d और ये क्या है आपका लैम्डा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है। इसको पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाराबोला, पाराबोलिक पाथ बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है तो पाराबोला y की तरफ होगा, y की तरफ होगा, y की तरफ होगा, है ना। और अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y² रहेगा तो पाराबोला x की तरफ होगा। अगर इसका ग्राफ बोले x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y², तो ध्यान रखिए अगर ये y है और ये x है तो ये पाराबोला x की तरफ होगा। जो 1 रहेगा जिसका पावर, उसकी तरफ पाराबोला टिल्ट करेगा। तो सिंस अभी मेरा जो यहाँ पे है वो क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² है, तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। तो आपको ग्राफ खुद निकाल लेना है। अगर कुछ नहीं है, याद नहीं रहा तो खुद निकालना शुरू कर दीजिए। x का वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू निकालते जाइए, तो अपने आप को पता चल जाएगा ग्राफ किधर की तरफ मुड़ेगा, है ना। तो ये तरीका होता है।
चलिए ये सब अभी मैं बोर्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब बच्चे उनके लिए है जो अभी हाई लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना। IIT एडवांस में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेंस में पूछा जाएगा आपसे, नीट में हल्का फुल्का रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में नहीं, बोर्ड के लिए तो जो बता दिया है रेडियस वॉल्यूम वो काफ़ी है, डेंसिटी। चलिए अब एक और चीज़ बच गया मेरा, वो क्या है कि नंबर ऑफ स्कैटरिंग, है ना, नंबर ऑफ स्कैटरिंग। तो आपने एक रिजल्ट देखा था, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा रे n, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा रे n। तो आपने एक चीज देखा था कि सर ये न्यूक्लियस था आपका, ये क्या था, न्यूक्लियस था, और यहां से अल्फा रे जा रहा था, ये अल्फा रे आपका जा रहा है, और अल्फा रे जाने के बाद यहां से क्या हो गया था, मुड़ गया था, कुछ एंगल से मुड़ गया था, है ना, कुछ एंगल से मुड़ गया था। मैंने बोला था जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो चला गया ऐसे, कुछ एंगल से मुड़ गया था, है ना। तो कितना अल्फा रे ऐसा मुड़ा, वो एग्जैक्ट नंबर हमको निकालना है। तो रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया कि जो नंबर है, मान लो कि नंबर ऑफ अल्फा रे डिफ्लेक्टेड, कितना रे डिफ्लेक्ट किया, वो n है, कितना है, n है। तो उन्हें निकाला कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। n इज जो नंबर ऑफ अल्फा रे है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के वो जेडी पे, जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा क्या, ये डेविएशन एंगल है आपका, ये क्या है, डेविएशन एंगल पे भी डिपेंड करता है, और निकाला n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin4 θ/2, ये निकाला, ठीक है, 1/sin4 θ/2, ये दो रिलेशन, ठीक है। दोनों को अगर मिला दो तो क्या बनेगा, मेरा एक रिलेशन बन जाएगा आपका, और वो एक रिलेशन क्या होगा, n इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin4 θ/2। चलिए ये फॉर्मूला बन गया। चलिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे इसमें आ सकता है आपका कि 20 अल्फा रे gets deflected at angle 90 डिग्री, एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, या मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। देन फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा रे scattered through same atom at an angle मान के चल लीजिए मैं बात कर रहा हूँ भाई 90 डिग्री की, चलिए मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो 20 अल्फा रे और सेम एटम की बात हो रही है, सेम एटम की बात हो रही है, तो बाबू क्या हो गया, जेड कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin4 θ/2, ये लिखवाया था, और ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो आपका जो n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 θ/2 ही पे आ गया ना, ये तो ऊपर वाला कांस्टेंट हो गया भाई, तो ऊपर वाला कांस्टेंट होगा तो उसको लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। चलो तो अगर मैं यहाँ से करूँ n1/n2 तो वो क्या हो जाएगा, sin4 θ1/2, और ऊपर क्या हो जाएगा, sin4 θ2/2, यही ना होगा, n1 का नीचे θ1 क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में है, और n2 का ऊपर θ2, है ना। तो ये हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसको ले नहीं रहे हैं, अगर लेते भी तो क्या होता है, वो जेड स्क्वायर कट जाता है ना। तो चलिए n1 कितना बोल रहा है, 20 स्कैटर्ड कर रहा है कब, जब θ1 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बाई 2 लिखोगे यहाँ पे। n2 आपको निकालना है ना, कब, जब वो स्कैटरिंग 90 डिग्री से हो रहा है, कितने डिग्री से हो रहा है, 90 डिग्री से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो चलिए यहाँ पे 20/n2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin4 90/2, 90 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई sin4 60/2 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री,
तो ये क्या आ जाएगा 20/n2 इज इक्वल टू साइन 445 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का होल 4 डिवाइडेड बाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का पावर होल 4। चलिए 20/n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2 का पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, तो n2 आपका कितना आ जाएगा भाई, n2 अगर आप निकालोगे तो 20/4 5 रे इस पे स्कैटर करेगा, ये आंसर आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसे। हाँ, अब क्या होगा इसमें, हो सकता है अगली बार थीटा को कांस्टेंट कर दे, एटम को चेंज कर दे, या हो सकता है दोनों को चेंज कर दे। तो अगर दोनों को चेंज करेगा तो क्या फार्मूला होगा, थीटा को चेंज करेगा तो क्या फार्मूला होगा, वो मैं केस बना देता हूँ, एक रिजल्ट मैं यहाँ पे भी आपको बना के दे देता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग खूब सारा क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी रदरफोर्ड खत्म नहीं हुआ, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि लेक्चर 6 में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मत समझिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, HC वर्मा भी उठाओगे तो बनेगा वो सब। तो चलो रिजल्ट क्या हुआ मेरा, तो रिजल्ट को देखते ध्यान से। तो रिजल्ट ये हुआ बाबू कि रिजल्ट आपने निकाला कि सर n1/n2 अगर करोगे तो वो होगा Z1² डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा 1/2, है ना, और n2 का साइन उधर चला जाएगा तो साइन 4 थीटा 2/2, और नीचे क्या हो जाएगा Z2²। ये एक तो जब चारों चेंज कर रहा हो तो, है ना, आप देख लीजिए क्या क्या चेंज कर रहा है, ये तो पूरा रिजल्ट हो गया। अगर Z कांस्टेंट हो गया, मतलब सेम एटम पे बात कर रहा है वो, Z कांस्टेंट होगा तो बड़ा आसान हो गया, n1/n2 क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा 2/2 डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा 1/2, ये आ गया। और तीसरा रिजल्ट, अगर थीटा को कांस्टेंट कर दे और बोले एटम को चेंज कर रहे हैं हम, तब तो और आसान है। तब तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब Z कांस्टेंट हुआ था साइन 4 थीटा/2 पे चेंज कर रहा था इन्वर्स रिलेशन में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो एन इज Z² हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो n1/n2 क्या हो जाएगा आपका Z1² डिवाइडेड बाई Z2²। तो ये रिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग, यानी कि लेक्चर नंबर 5 ये था आपका, है ना। लेक्चर नंबर 6 जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट करेंगे रदरफोर्ड का, ठीक है ना, रदरफोर्ड का पूरा कंप्लीट करेंगे। मॉडल क्या दिया, क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अभी जो आप देखे उसको डिराइव करो, घर पे जाके समझो, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछिए, अगर दिक्कत है तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कुछ मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, 7-8 क्वेश्चंस मैं अलग अलग तरह का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे और लेक्चर 7 से स्टार्ट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EM वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।